हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अपने एसएएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड और ग्रेजुएट एमटीएस और क्लर्क के एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट। तो आज दोस्तों अपने ऑफिस मैनुअल पार्ट 2 का वॉल्यूम 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर दोस्तों आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको 2 चैप्टर इसके करवा दूँ, राइट। और दोस्तों अभी जो अपने स्टडी कर रहे हैं वो अपने ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे स्टडी करेंगे, राइट। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एसएएस एग्ज़ाम तो भी दूर है, हमारा जो ग्रेजुएट एमटीएस और क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो भी नियर 2 जून को होने वाला है। तो आप कम से कम 15 दिन जो है डेडिकेटेड स्टडी हमारे इस एग्ज़ाम के लिए करवा दीजिए, राइट। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने देखते हुए अभी 2-3 दिन से आपने देखा होगा, मैंने कुछ एंटोनिम्स अपलोड किए हैं, उनके 5 नंबर का काम पूरा करवा दिया, राइट। लेटर राइटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे राइटिंग पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाला है, राइट। और दोस्तों अब ओएम पार्ट 2 जो है वो बुक है, ठीक है। अकाउंट कोड के दोस्तों 6 चैप्टर पढ़ लिए, 90% पेपर इसी में से आएगा। ओएम 1 दोस्तों पूरी बुक कंप्लीट कर चुके हैं अपने, राइट। डिटेल चर्चा करिए इन पे। तो बाकी जो दोस्तों अकाउंट कोड के चैप्टर बचे हैं 7 से लेके जितने बचे हैं उसका ओन इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूंगा, राइट। और ऑफिस मैनुअल दोस्तों पूरी बुक अपनी इंपॉर्टेंट पार्ट कर लेते हैं तो अपना और थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाएगा। और बाकी दोस्तों जितनी भी वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप करके चले जाओगे तो ये एग्जामिनेशन आपका पास हो जाएगा, राइट। फिर भी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर ये करवा दो, तो आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ऑफिस मैनुअल दोस्तों पार्ट 2 वॉल्यूम हम आज अपने स्टार्ट करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपने चर्चा करेंगे, राइट। येस और नो। तो देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बताया गया है कि इस मैनुअल के अंदर क्या क्या है। मैनुअल कंटेन्स डिटेल्ड एंड अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंडक्ट एंड डिस्पोजल ऑफ द वर्क डेल्ट विद इन द ऑफिसेज ऑफ द रीजनल पीसीडीए सीडीए। तो दोस्तों डिटेल वर्क, अपडेटेड इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है, राइट। कैसे काम करना है आपको, कैसे काम से डील करना है, ठीक है, उनका डिस्पोजल कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस मैनुअल के अंदर बताई गई है। येस और नो। अब बोलोगे सर रीजनल पीसीडीए सीडीए क्या होता है। तो दोस्तों ओएम पार्ट जिसने सीरीज़ देखी होगी उसको भली भांति पता होगा, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स पता होगी, राइट। एक बार फिर आपको बता देता हूँ दोस्तों, पीसीडीए जो है वो हमारी आर्मी कमांड्स के हिसाब से बताए गए हैं, ठीक है। ईस्टर्न वाला छोड़ दो, इसके अंदर एक और ऐड कर लो, बाकी 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये तो इसके पीसीडीए हो गए। और सीडीए की याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, मैप को, ठीक है। और जब सिकंदर चेन्नई गया, ठीक है, याद आ रहा है दोस्तों कुछ। मैप को का मतलब है मेरठ, पटना, गुवाहाटी। जब सिकंदर चेन्नई गया मतलब जबलपुर, सिकंदराबाद और चेन्नई, राइट। और दोस्तों ये कमांड्स के हिसाब से है सारा, ठीक है। इसमें दोस्तों आप ईस्टर्न कमांड को हटा दो और ठीक है, नॉर्थ में जम्मू आ जाएगा, सदर्न कमांड पूना, राइट। वेस्टर्न कमांड कौन सा आ जाएगा, चंडीगढ़। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, राइट। सेंट्रल कमांड आ जाएगा लखनऊ। तो दोस्तों ये आर्मी के कमांड्स के हिसाब से हमारे पीसीडीए हैं, राइट। आगे चलते, दिस मैनुअल इज़ ए डिपार्टमेंटल पब्लिकेशन। दोस्तों ये जो पब्लिकेशन है वो डिपार्टमेंटल पब्लिकेशन है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर ये सारी चीज़ें लागू होती हैं, मैनुअल है, ठीक है, राइट। डिपार्टमेंट को चलाने के लिए दोस्तों ये मैनुअल बना है। इस मैनुअल में करेक्शन सीडीए आर्मी मेरठ विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजीडीए करता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, शॉर्ट ट्रिक से अपने मैंने याद करवाया था आपको, ठीक है। ओमन में कौन करेगा, फिर मेरठ गए थे, ठीक है, फिर देहरादून गए थे, फिर हम इलाहाबाद गए थे, फिर वापस मेरठ आए थे, ठीक है। 6 नंबर फैक्ट्री आउट हो गई थी, 7 पे फिर मुंबई गई, फिर 8 पे फिर मेरठ आए, 9 पे मैं पूना गया, 10 पे मैं बेंगलुरु गया, 11 और 14 मेरे दोस्तों आरएनडी थे, ठीक है। 13 में 13 फीट की सड़क थी, बीआर, ठीक है, सारे दिल्ली वाले ऑफिस थे, राइट। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर याद रखनी है, राइट। अब दोस्तों इस बुक के अंदर कौन कौन से सेक्शन हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रिकॉर्ड सेक्शन है दोस्तों, कोई भी पीसीडीए या सीडीए का ऑफिस है, ठीक है, या आप एरिया अकाउंट ऑफिस भी बोल दीजिए, ठीक है। एरिया अकाउंट ऑफिस के अंदर कुछ ऑफिस कम रहते हैं उस ऑफिस के हिसाब से, लेकिन पीसीडीए सीडीए के अंदर ऑफिस के अंदर दोस्तों ये सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे, राइट। रिकॉर्ड सेक्शन दोस्तों, रिकॉर्ड में क्या होगा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती होगी, डाक वगैरह आती होगी, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिन पे दोस्तों ये 2 सेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिन पे, लेकिन इनकी ड्यूटी जो है वो एक ही जगह पे दी गई है, राइट। तो जिसके अंदर पैसे की बात आएगी तो उसको मैं एडमिन पे बोल दूंगा, ठीक है। जहाँ पे सामान्य है दोस्तों ऑफिस का मेंटेनेंस करनी है, ठीक है, ऑफिस को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आएगी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगी। पैसे की बात आएगी तो एडमिन पे के अंदर आ जाएगी। और दोस्तों पैसे की बात वो भी डीएडी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो कैजुअलिटी परफॉर्म होगी, दोस्तों ध्यान से सुनिए, डीएडी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी कैजुअलिटी परफॉर्म होगी वो एडमिन पे सेक्शन में आएगी, राइट। इसके बाद दोस्तों मेरा अकाउंट सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जितना भी बजट है, जितना भी स्क्रॉल्स वगैरह आते हैं, जितना भी पैसे से रिलेटेड दोस्तों पंचिंग मीडिया फाइनल जो बनता है वो अकाउंट सेक्शन में बनता है। डिसबर्समेंट सेक्शन दोस्तों, डिसबर्समेंट जैसे नाम आपको पता है, डिसबर्समेंट पैसा बांट रहा है भैया ये तो डिसबर्समेंट सेक्शन में क्या होता है दोस्तों, सारे कंसर्न जो ऑडिट सेक्शन है वो अपना अपना
बिल्स वगैरह, क्लेम्स वगैरह, एक्सपेंडिचर का क्लेम्स वगैरह पास करके भेजते हैं। और डिसबर्समेंट सेक्शन का एक ही काम है, उनका पास किए हुए बिल के चेक काट काट के लोगों को देना, ठीक है, पेमेंट करना, डिसबर्समेंट करना, पैसे का पेमेंट करना, ठीक है। ये काम किसका है दोस्तों? डिसबर्समेंट सेक्शन का, राइट। एक दो दोस्तों बातें डिसबर्समेंट सेक्शन आएगा तब भी बताऊंगा, एक बार फिर सुन लीजिए। डिसबर्समेंट सेक्शन दोस्तों शेड्यूल 3 तैयार करता है, ठीक है, शेड्यूल 3 तैयार करके ये अकाउंट सेक्शन में भेजता है। कंसर्न ऑडिट सेक्शन डीपी शीट तैयार करते हैं, राइट। डीपी शीट डिसबर्समेंट सेक्शन के लिए एक अथॉरिटी है जिसके बेस पे वह चेक इशू करता है, राइट। डिसबर्समेंट सेक्शन शेड्यूल 3 तैयार करता है और अकाउंट सेक्शन को भेजता है। इसके बाद दोस्तों पे सेक्शन दोस्तों नॉन DAD पर्सोनल और बाकी जो सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर के बारे में बात करता है, इनके पे एंड अलाउंसेस के बारे में बात करता है। अब दोस्तों सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर क्या बोला है, आप पूछोगे दोस्तों सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर, एक तो दोस्तों वो सिविलियन है, वो आर्मी का बंदा नहीं है, नेवी का बंदा नहीं है, एयरफोर्स का बंदा नहीं है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों गैजेटेड है, तो दोस्तों ग्रुप A और ग्रुप B जो सर्विसेज हैं कोई गैजेटेड ऑफिसर होगा उनका, ठीक है। और तीसरी बात दोस्तों, इसकी पेमेंट डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से होती है, ठीक है। समझ में आई दोस्तों बात? ये ना तो DAD का बंदा होगा सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर, क्योंकि हमारी दोस्तों तनख्वाह जो है सिविल एस्टीमेट से आती है, राइट। आर सैलरी इज पेड बाय द सिविल एस्टीमेट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनकी जो सैलरी जो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से आती है, या तो वो आर्मी का होगा, नेवी का होगा, एयरफोर्स होगा, या तो वो डिफेंस का बंदा होगा या वो बिना डिफेंस का होगा, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं लोग। तो दोस्तों वो बिना डिफेंस वाला है जिसकी तनख्वाह डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से आती है, सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर, राइट। आगे चलिए दोस्तों, बाकी इसके अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, कौन होता है पे सेक्शन जब पढ़ेंगे। मिसलेनियस सेक्शन दोस्तों तुक्का स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ, जब कोई भी सेक्शन आपको नहीं मिले और जो लाइन दी गई है आपको कुछ भी पता नहीं चले कि कौन सा सेक्शन है, तो आप मिसलेनियस सेक्शन लगा दोगे तो 50-60% चांस है कि आपका वो आंसर सही हो जाए, ठीक है, आपको तुक्का लगाना है। तो बाकी इसकी ड्यूटी हम पर्टिकुलर भी पढ़ेंगे। स्टोर कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, क्लेम्स वगैरह आते हैं। स्टोर ऑडिट सेक्शन एक पर्टिकुलर ऑडिट सेक्शन है, इसकी ड्यूटी पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों, जैसे कि पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, TADA के मेरे क्लेम है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मेरा क्लेम है, वो मेरा ट्रांसपोर्ट सेक्शन में होता होगा। इंजीनियरिंग सेक्शन दोस्तों MES से रिलेटेड शायद कुछ काम होता होगा, राइट, MES से रिलेटेड कुछ काम होता होगा, इंजीनियरिंग सेक्शन है मेरा, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई बिल पास होते हैं। इंटरनल ऑडिट सेक्शन दोस्तों LAO RO से रिलेटेड जो भी सारे काम हैं, LAO RO दोस्तों ऑब्जेक्शंस हैं, रिकवरीज हैं, MFAIs जो हैं, वो सारी इंटरनल ऑडिट सेक्शन में जाती है, जिसको मैं IA सेक्शन बोलता हूँ मेरा, राइट। इसके बाद दोस्तों कुछ सेल दी गई है, कंप्लेंट सेल शिकायत करने के लिए, IFA सेल और ऑफिस ऑटोमेशन सेल, ठीक है। तो दोस्तों एक ये रोड मैप था ऑफिस मैनुअल पार्ट 2 वॉल्यूम 1 का, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या पढ़ा है दोस्तों, डिटेल डिस्ट्रक्शन है रीजनल PCDA को चलाने के लिए, ठीक है। ये डिपार्टमेंट का पब्लिकेशन है। करेक्शन CD आर्मी मेरिट करता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सारी ट्रिक्स से दोस्तों भारत का नक्शा बना के आपको याद करवाई गई है, अलग से वीडियो पड़ा है इसका। चैप्टर नंबर 10 जाओगे OM1 में तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा, राइट। इतने सारे दोस्तों इसके सेक्शन है, 11 सेक्शन मैं आपको बताऊँगा और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनको पढ़ने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने रिकॉर्ड सेक्शन से, चलिए आगे देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड सेक्शन के बारे में बताता हूँ आपको। रिकॉर्ड सेक्शन क्या होता है दोस्तों? रिकॉर्ड सेक्शन का काम है मेनली रिकॉर्ड को रखना, ठीक है। आप इसके नाम से दोस्तों देख लीजिए, राइट। दूसरा है इसके अंदर कोई डाक आएगी, उसका डाक का इनवार्ड डाक का आउटवार्ड डाक का डिस्पैच करना, ठीक है। डाकों को डायराइज करना, यहाँ पे आता है डायराइज्ड, ये शब्द आपको मिलेगा। डायराइज मतलब कुछ नहीं है, इसको मैनुअली इसको नोट कर लेना, ठीक है। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, टुलिप वगैरह है, तो इसको वो ऑनलाइन डाक को भी रजिस्टर करते हैं, ठीक है। आप एरिया अकाउंट ऑफिस PCDA के रिकॉर्ड सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी, राइट। अब देखिए दोस्तों क्या है, प्रॉम्प्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनवार्ड डाक एंड प्रॉम्प्ट डिस्पैच ऑफ आउटवार्ड डाक। डाक आई, डाक गई, इसका प्रॉम्प्ट मतलब जल्द से जल्द डाक को लेना है, जल्द से जल्द डाक को आउट करना है। टू एंश्योर एफिशिएंट एंड अप टू डेट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। ओल्ड रिकॉर्ड वगैरह है, जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे, इनका एफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट करना है, ये मेरे रिकॉर्ड सेक्शन का काम है। आगे देखिए दोस्तों इसकी पर्टिकुलर ड्यूटी में बताता हूँ आपको। डाक से रिलेटेड वर्क, डाक जब भी शब्द आ जाएगा तो आपको रिकॉर्ड सेक्शन टिक करके आ जाना है, ठीक है। स्टेशनरी से रिलेटेड वर्क दोस्तों, इसमें आप थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हो कि स्टेशनरी से रिलेटेड वर्क में, ठीक है। तो दोस्तों स्टेशनरी से रिलेटेड वर्क जो है वो भी रिकॉर्ड सेक्शन करता है मेरा, राइट। प्रिजर्व रिकॉर्ड्स इन रिकॉर्ड रूम एंड टू डिस्ट्रॉय टाइम एक्सपायर्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका काम है प्रिजर्व करना रिकॉर्ड्स को, ठीक है, अभिलेखों को प्रिजर्व करना। प्रिजर्व मतलब बचा के रखना रिकॉर्ड रूम के अंदर, एंड टू डिस्ट्रॉय टाइम एक्सपायर्ड रिकॉर्ड्स, और जो रिकॉर्ड दोस्तों डिस्ट्रॉय करने हैं, जो टाइम एक्सपायर्ड जो रिकॉर्ड्स हैं उनके डिस्ट्रॉय करने का भी काम रिकॉर्ड सेक्शन का। अब दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिस्ट्रॉय टाइम बार्ड हो गया, एक्सपायर हो गया? तो दोस्तों इसके पैरा नंबर 61 में आपको मैं इंपॉर्टेंट 25-30 बता दूंगा, वो आप रट के चले जाओ। 70-80% चांस है कि उसमें से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये 1000 तरीके के रिकॉर्ड हैं, वो पढ़ते पढ़ते 1 साल निकल जाएगा पर आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट जो बताऊंगा ओनली वही आपको पढ़ने हैं, वो वही एग्जामिनेशन में पूछने के चांस हैं, राइट। टू प्रोक्योर डिस्ट्रीब्यूट एंड करेक्ट बुक्स ऑफ रेगुलेशंस आर्मी इंस्ट्रक्शन आर्मी ऑर्डर, क्या करता है दोस्तों? प्रोक्योर करता है,
मतलब खरीदता है, मंगवाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, ठीक है। एंड करेक्ट बुक ऑफ रेगुलेशंस आर्मी इंस्ट्रक्शन, तो दोस्तों IAI आर्मी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ किताबें हैं, आर्मी ऑर्डर से कुछ रिलेटेड किताबें हैं, इनका सारा प्रोक्योरमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी रिकॉर्ड सेक्शन का है मेरे, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से ड्यूटी से सीधा मैं 12 नंबर पैरा पे जाऊँगा, डेमी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों 1999 के अंदर ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। डीओ लेटर्स एड्रेस्ड टू द PCDA CDA एंड द एडिशनल CDA जॉइंट CDA विल बी डायरेराइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जब पढ़ूंगा मैं, एडमिन सेक्शन जब मैं पढ़ूंगा तो ये बात मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन 1999 में ये सवाल पूछा गया है, डेमी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में इस चैप्टर में बात दी गई थी, तो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी आपको, ठीक है। डीओ लेटर मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर एड्रेस्ड टू द PCDA CDA को करे या एडिशनल CDA जॉइंट CDA को करे, विल बी डायरेराइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। अब देखिए दोस्तों 61 अपने पढ़ते हैं, एनेक्सर जो है इसका, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड्स हैं ओनली वो अपने देखेंगे कि इनका रिटेंशन पीरियड कितना है, कि इतने पीरियड के बाद इनको डिस्ट्रॉय करना है। तो चलिए इसमें देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट्स शोइंग द पीरियड ऑन द एक्सपायरी ऑफ विच वेरियस क्लासेस ऑफ रिकॉर्ड्स में बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें दी गई, पैरा नंबर 61 की बात है ये दोस्तों। अब जो पेपर में पूछे गए हैं, कईयों के अंदर आगे मैंने पेपर का डेट लगा रखी है, ठीक है, और जिसमें नहीं लगा रखी वो इंपॉर्टेंट लगे मुझे और वो पूछे जा सकते हैं या कहीं ना कहीं इनका जिक्र किया गया है प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो अपने को उन्हीं पे फोकस करना है। तो देखिए दोस्तों, अकाउंट्स, सबसे पहले अकाउंट्स से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो देखते हैं अपने, ठीक है। तो दोस्तों मई 2015 के अंदर ये लेटेस्ट पूछा गया है, S&S इम्प्रेस्ड अकाउंट और फील्ड कैशियर कैश। इसकी दोस्तों रिटेंशन पीरियड कितना है, इनके अकाउंट से रिलेटेड दोस्तों जो कागज़ होगा जिसके अकाउंट का, जो S&S इम्प्रेस्ड नाम का कोई चीज़ है, फील्ड कैशियर का कैश है, उसका अकाउंट होगा, तो दोस्तों 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अकाउंट्स आर फाइनलाइज, ठीक है। लास्ट दोस्तों मान लो अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, और 2022 में दोस्तों 6 साल पहले के दोस्तों मान लो 2016 के जो रिकॉर्ड्स हैं, उसके बाद मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। मान लो दिसंबर 22 के अंदर मुझे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय करने हैं, तो मैं जनवरी 17 मतलब 2017, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, ये 6 साल के रिकॉर्ड ले सकता हूँ। और दोस्तों जनवरी 17 के भी वो रिकॉर्ड दूंगा जो फाइनलाइज हो चुके हैं, ठीक है, जो कभी पेंडिंग नहीं है, राइट। अगला है दोस्तों फॉर्म डी इशूड टू ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज, जिसकी दोस्तों 3.5 साल लाइफ है। अब आप बोलोगे दोस्तों फॉर्म डी क्या होते हैं, जो LAO RAO में काम कर रहे हैं लोग उनको पता होगा फॉर्म डी क्या होता है, लेकिन अदर जिन्होंने काम नहीं किया उनके लिए बता देता हूँ दोस्तों। जो वारंट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वारंट का नाम से नहीं सुना तो मेरे दोस्तों ने E-टिकटिंग का नाम सुना होगा, ठीक है। ये दोनों नहीं सुने तो दोस्तों अकाउंट कोड का चैप्टर नंबर 6 जाके देखिए, लेटेस्ट जो लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है दोस्तों। वारंट क्या होता है, एक पर्ची होती है जिसके अंदर आर्मी पर्सोनल जो है ट्रेन के अंदर यात्रा कर सकते हैं, या तो फ्री में या कंसेशनल रेट में, ठीक है, कई प्रकार में, राइट। मतलब IRCTC के द्वारा एक फैसिलिटी दी गई है, रेलवे के द्वारा एक फैसिलिटी दी गई है कि आर्मी के जवान जो हैं, राइट, वो क्या है, इन पे यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों मैं सारी चीज़ें आपको आर्मी के रेस्पेक्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो नेवी और एयरफोर्स के जो मैनुअल्स हैं वो अलग हैं, ठीक है। ये हमारा मैनुअल जो है मेनली आर्मी से रिलेटेड सारे काम करता है, राइट, यस और नो। तो उनके वारंट जो है पहले दोस्तों फिजिकल फॉर्म में देते थे, वो रेलवे स्टेशन जाते थे, वारंट दिखाते थे, टिकट बुक करवा लेते थे, ठीक है। नीचे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, इधर उनका नाम, गाम, डिस्टेंस, कहाँ पे जाना है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन थी। आजकल दोस्तों एक E-टिकटिंग का प्रोसेस आ गया, ठीक है। तो E-टिकटिंग के अंदर दोस्तों ऑनलाइन टिकट करते हैं, वो एक रिवॉल्विंग अकाउंट के अंदर PCDA R&D हमारा जो है वो उनका पैसा जमा कर देता है और धीरे धीरे उसके अकाउंट से हमारे डेबिट होता रहता है पैसा। तो दोस्तों फॉर्म डी के क्या है, एक सुविधा है जिसके अंदर ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर्स और उनकी फैमिली दोस्तों साल के अंदर 6 या 8 मिलते हैं, ठीक है, कन्फर्म कर लेना आप इसको। जब ऑडिट पे आप दोस्तों आप जाते हो फील्ड के अंदर तो ये चीज़ें आपको देखनी रहती है वहाँ पे, कहीं इनको ज़्यादा तो इशू नहीं कर दिए गए, ठीक है। E-टिकटिंग में दोस्तों ये चीज़ें नहीं होती है। वारंट के अंदर क्या है, वो मैनुअल कटते थे तो हमें उनका रजिस्टर देखना पड़ता था, वारंट बुक देखनी पड़ती थी, राइट। तो जब फील्ड में आप जाओगे तो दोस्तों आप E-टिकटिंग देखोगे, उनका कंप्यूटर देखोगे कि हाँ भाई इसको ज़्यादा तो नहीं दी गई, राइट। वैसे E-टिकटिंग जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर फैसिलिटी भी है कि उसको ज़्यादा नहीं दे वो, राइट, जितना उनको एंटाइटलमेंट है वो सारी चीज़ें करें। तो इसकी दोस्तों क्या है लाइफ 3.5 साल, राइट। अब ऑनलाइन दोस्तों चीज़ें होगी तो इसकी शायद रेलेवेंस ख़त्म भी हो जाएगी, ओके। पर फिर भी मान लो इसका रिकॉर्ड मान लो जलाना है, ठीक है, आप LAO में काम कर रहे हो, RAO में काम कर रहे हो, किसी यूनिट से ये आया कि सर हमें सेंक्शन चाहिए उनको, और दोस्तों ये आती है बाकायदा, वारंट से रिलेटेड सेंक्शन पूछते हैं वो कि हमें फॉर्म डी जलाने हैं सर, इतने इतने तारीख के बाद गई, फिर आप दो OM2 उठाओगे दोस्तों, इसमें तो 3.5 साल से पहले के, तो आप बोल दोगे नहीं इनको नहीं चलाने, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन तो पेंडिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों LAO RAO में करते हो, राइट। 3 नंबर पर क्या है दोस्तों, अकाउंट्स इनवार्ड सेटलमेंट, आउटवार्ड सेटलमेंट, ठीक है। इनकी दोस्तों रिटेंशन पीरियड कितना है, 10 साल है,
इनवार्ड सेटलमेंट, आउटवार्ड सेटलमेंट के अकाउंट से रिलेटेड, राइट। एक्विटेंस रोल्स फॉर पे एंड अदर अलाउंसेज पे टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, डीएडी से रिलेटेड दोस्तों पे एंड अदर अलाउंस के जो एक्विटेंस रोल है वो कितने 6 साल लाइफ है, ठीक, राइट। और जून व दिसंबर के दोस्तों 35 साल रखा जाता है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोट वाली कि जून व दिसंबर के पे एंड अदर अलाउंसेज के बिल्स जो हैं उनको कितने टाइम लिखेगा, उनके अकाउंट्स कितने दिन तक रखे जाएंगे, 35 साल तक, और जून और दिसंबर के अलावा दोस्तों 6 साल तक। आगे चलिए, आगे से दोस्तों बिल्स जो है, बिल्स के बारे में बताऊंगा। अभी हमने क्या पता, अकाउंट के बारे में 5 नंबर क्या है दोस्तों, 1999 में पूछा गया, बिल्स कंटीजेंट इंक्लूडिंग मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम, इनको 3 साल रखा जाएगा। मई 2015 में पूछा गया दोस्तों, बिल्स कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर कॉस्ट ऑफ कोल सप्लाईज टू डिफेंस यूनिट्स फॉर्मेशन, इसका दोस्तों टाइमिंग क्या है, 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग बिल। दोस्तों कोई भी बिल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग बिल वो माना जाएगा, ठीक है, और बशर्ते कि ये पेंडिंग नहीं होना चाहिए, यस और नो। आगे देखिए दोस्तों, लोकल परचेज के बिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोकल परचेज के बिल, एलपी के बिल्स दोस्तों 5 साल है, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों लोकल परचेज के बिल जो है वो 5 साल लाइफ है। इसके बाद दोस्तों टीए के बिल जो है, एलटीसी के जो क्लेम है, ठीक है, इनकी भी लाइफ दोस्तों 5 साल है, ठीक है। आप इसको सपोर्ट में याद रखिए, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस का क्लेम और एलटीसी का मेरा जो क्लेम है। अब देखिए दोस्तों, पूछ ले मैं एलटीसी में कितना % एडवांस लिखता हूँ, 90% एडवांस ले सकता हूँ, ठीक है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, राइट। तो एलटीसी क्या होती है दोस्तों, लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, राइट। तो इसका ब्लॉक ईयर होता है दोस्तों, वर्तमान में कौन सा ब्लॉक ईयर चल रहा है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। पिछला कौन सा था दोस्तों, 2018 से 2021 था, अब कितना चल रहा है दोस्तों, 2022 से 2025, 4 साल के होते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, राइट, 4 साल के। तो दोस्तों इसका एलपी का बिल का है 5 साल, इन दोनों का 5 साल, सीई और ट्यूशन बिल्स का कितना है 3 साल। अब दोस्तों पूछ लिया आपसे ट्यूशन बिल का कितना अमाउंट है आजकल, 27,000 रुपये, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, बुक्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करूंगा मैं। यूनिट की दोस्तों लिस्ट जो है 1998 में पूछा गया है, कब डिस्ट्रॉय की जाती है, अनटिल द नेक्स्ट कॉपी इज रिसीव्ड। दोस्तों जो एलओआर में काम कर रहे हैं उनको पता होगा, हमें जो शेड्यूलिंग करते हैं वाउचर्स की, उसके अंदर हमें लिस्ट ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो दोस्तों मेन ऑफिस उसको समय समय पे भेजता रहता है। तो दोस्तों मेन ऑफिस क्या करेगा, मेन ऑफिस के पास भी तो कहीं ना कहीं से आती होगी, ठीक है। मेन ऑफिस का मतलब है हमारा रीजनल सीडीए और पीसीडीए, राइट। जब तक उसके पास नेक्स्ट कॉपी नहीं आ जाए तो पुरानी वाली कॉपी को रखता है, राइट। एमएनबी दोस्तों मास्टर नोटबुक है, वो 10 साल इसकी लाइफ है। आगे चलिए, अब दोस्तों सीनियरिटी लिस्ट से रिलेटेड आपसे अगर बात पूछ ले, इसकी SOA, WDAD, क्लर्क, DAD, बाकी सभी की सीनियर लिस्ट जो है, सीनियरिटी की लिस्ट है, उसको रखने का टाइम पीरियड है दोस्तों 10 साल, राइट। 11 नंबर पे क्या है दोस्तों, 1998 में कहते हैं सर्विस बुक 10 साल है, डेथ होने के बाद 5 साल है, रिटायरमेंट के बाद 5 साल है, फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनल सेटलमेंट और द टर्मिनल बेनिफिट्स फॉर दोज हु रिजाइन और आर रिट्रेंच्ड, रिमूव्ड, डिसमिसल। 3 केस है दोस्तों, मर गया तो 10 साल रखेंगे, रिटायरमेंट हो गया तो 5 साल रखेंगे। अगर ये सारे केस हैं तो 5 साल इनको रखनी है। रिट्रेंच हो गया, ठीक है, और डिसमिस कर दिया, रिमूव कर दिया उसको, ठीक है, तो 5 साल रखेंगे। कैश बुक के बारे में दोस्तों क्या है, 1997 से लेकर 1998 में पूछा गया दोस्तों, दोनों सालों में पूछा गया। कैश बुक दोस्तों 10 साल रखी जाती है। कैश बुक क्या होती है दोस्तों, एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर पैसे का लेन देन रखा था, एक साइड रिसिप्ट होती है, एक साइड पेमेंट होती है, ठीक है। आपके दोस्तों ऑफिस के अंदर भी कुछ आप सामान परचेज करते हो, ठीक है, तो उसकी भी एक कैश बुक मेंटेन होती है, राइट। उसको कितना टाइम है, 10 साल रखना है। कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइल्स और स्टोर दोस्तों 35 साल है इसकी लाइफ, राइट। आगे चलिए, आगे है फ्रेंड्स चेक्स से रिलेटेड बात। 1998 में चेक दोस्तों कैंसिल हो जाए तो 3 साल है, ठीक है। और दोस्तों शेड्यूल 3 जो है, इसकी एक कॉपी, शेड्यूल 3 बनाता कौन है दोस्तों, डी सेक्शन बनाता है, राइट। और इसकी एक कॉपी कहाँ जाती है, अकाउंट सेक्शन में। तो दोस्तों शेड्यूल 3 की जो डी कॉपी है, जो शेड्यूल 3 की जो एक कॉपी डी सेक्शन रखता है वो 5 साल का टाइम है इसके पास, राइट। और शेड्यूल 3 की जो कॉपी अकाउंट सेक्शन रखता है उसका टाइम है 10 साल, राइट, यस और नो। शेड्यूल 3 होता क्या दोस्तों, शेड्यूल ऑफ मंथली ड्राइंग्स इज कॉल्ड शेड्यूल 3, ठीक है। जितने दोस्तों चेक उसने इशू किए हैं, कितना पेमेंट किया है डी सेक्शन ने, वो सारी डिटेल शेड्यूल 3 के अंदर रहती है, ठीक है। ये शेड्यूल 3 की डिटेल दोस्तों अकाउंट सेक्शन के अंदर जाती है, राइट। अकाउंट सेक्शन के बाद दोस्तों बैंक से जो डेबिट क्रेडिट स्क्रॉल आएंगे उनसे वो मैच करता है शेड्यूल 3 से रिलेटेड देख रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको नोटिस किया जाता है और उसको फर्दर क्लैरिफाई किया जाता है, राइट। तो 5 साल 10 साल आपको याद रखना है, डी सेक्शन के लिए 5 साल और अकाउंट सेक्शन के लिए 10 साल शेड्यूल 3 की लाइफ, राइट। दोस्तों मई 2015 में पूछा गया लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। दोस्तों MES के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके एग्रीमेंट होते हैं, उनकी लाइफ कितनी है दोस्तों, 10 साल, राइट। अब MES से रिलेटेड दोस्तों और भी चीज़ें आप देख सकते हो। एक दोस्तों आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पूछा जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है कितने साल के बाद लैप्स हो जाता है, कितने साल टाइम पीरियड है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। कॉरस्पॉन्डेंस दोस्तों रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं अपने, ठीक है, लेटरबाजी जो करनी है एक ऑफिस से दूसरे में। ऑर्डिनरी कॉरस्पॉन्डेंस दोस्तों मई 2015 में पूछा गया 5 साल है, ठीक है। फाइल्स कंटेनिंग पेपर्स लीडिंग टू डिसीजंस में भी केप्ट फॉर 10 साल, मतलब जिन पे डिसीजन आने वाला है उनको 10 साल रखेंगे, राइट। सब्जेक्ट फाइल्स को दोस्तों 35 साल रखा जाता है। आगे चलिए,
आगे फ्रेंड्स जनरल एंड लेजर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिफेंस लेजर दोस्तों 10 साल रखा जाता है। लॉस स्टेटमेंट 3 साल रखी जाती है। पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर दोस्तों 15 साल रखा जाता है। 1 कॉपी टू बी रिटेन फॉर 50 ईयर्स इन लाइब्रेरी, एक कॉपी को 15 साल रखेंगे। पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर कौन से दोस्तों क्या होते हैं, जो कोई पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्डर होंगे पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर होंगे। पार्ट 2 ऑफिस ऑर्डर दोस्तों कौन से होते हैं, जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड कैजुअलिटी होती है, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र, प्रमोशन, कुछ भी अगर इससे रिलेटेड अगर चीज़ें होगी तो वो सारी रिलेटेड चीज़ें आपको पार्ट 2 ऑर्डर में देखने को मिलेगी। आगे देखिए दोस्तों, ये बता दिया मैंने आपको पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर 15 साल के लिए रखेंगे और एक कॉपी लाइब्रेरी में 50 साल के लिए रखते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स के बारे में बात करूँगा मैं। दोस्तों प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया है SES के, तो ये दोस्तों इसका रिटेंशन पीरियड कितना है, 75 साल, ठीक है। PPO को आपको 75 साल तक रखना है, राइट। आगे देखिए दोस्तों रजिस्टर्स के बारे में बात करूँगा मैं। रजिस्टर में देखिए APR ऑडिट प्रोग्रेस रजिस्टर जिसको बोलते हैं, इसका रिटेंशन पीरियड कितना होता है दोस्तों, 1 साल। रजिस्टर मिसलेनियस टाइप के हैं, ठीक है। उसके अंदर रजिस्टर ऑफ LPC का ये कितना है दोस्तों, 3 साल का। रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट दोस्तों 1999 में पूछा गया, इसका टाइम कितना है, 45 साल। आगे चलिए, आगे है फ्रेंड्स MRO का रजिस्टर है इतना, इसका लाइफ कितना है, 10 साल। और वर्क बुक है दोस्तों, इसका लाइफ कितना है, 1 साल, राइट। अब फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, ठीक है। तो इसका दोस्तों अपने इसको सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, सेकंड और थर्ड की, राइट। तो इस वीडियो को यहाँ रेप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।